बात करता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम क्यों दिया? मेंसेस की वजह से। मेंसेस मतलब होता है ब्लीडिंग। अब ध्यान से सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंज है। कैसा चेंज है भाई? साइक्लिक चेंजेस हैं। और ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ये होते हैं मंथली। कैसे होते हैं? मंथली। कैसे होते हैं भाई? मंथली। मंथली साइक्लिक चेंजेस किस में? अरे भाई सर किस में चेंजेस है? हर महीने चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंज है, हमें पर समझ में आ गया। अब ये तो बताओ कि ये चेंज हो किस में रहे हैं? तो भैया ये चेंज है यूटेरस में। अरे वाह, फीमेल में। वेरी गुड कनक जी। कनक बोल रहे हैं, अब लड़का है लड़की आई डोंट नो, कनक शर्मा, कि फीमेल में होते हैं। हाँ भाई फीमेल में ही होते हैं, लेकिन फीमेल में कहाँ होते हैं? आंतड़े में, फेफड़े में? ये होते हैं यूट्रस में, ये होते हैं ओवेरी में, और ये नहीं नहीं कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, ये होते हैं हॉर्मोन्स में। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आप बता सकते हैं कि प्राइमेट, मेमेलियन प्राइमेट फीमेल, शब्दों पे ध्यान देंगे। मेमल की, प्राइमेट की फीमेल में होने वाले मंथली साइक्लिक चेंजेस कहां कहां? यूटेरस में, ओवेरी में और हार्मोन में जो हर महीने साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आया सभी को? अब ध्यान से देखिएगा, मैं सारी बातें बता चुका था आपको इंट्रोडक्शन में। अब मैंने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आइडियल जो होता है वो होता है 28 डेज। कैसा होता है? 28 डेज। ये फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है, और इसकी वेरी करती है, इसकी रेंज जो 22 टू 32 डेज तक करती है। अब आपको यहाँ पर एक गोला दिख रहा है क्या? ये चक्र दिख रहा है? अरे ये चक्रा दिख रहा है क्या? चक्रा किसी को? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पहले दिन से 28 दिन तक की एक साइकिल बनाई है। 28 दिन तक की एक साइकिल बनाई है। अब देखिए, कहने को तो जो साइकिल होती है उसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। बशर्ते आपको उसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है साइकिल। अरे नहीं समझे? है ना? कहीं से भी शुरू करो सर, वापस में आ जाओ, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जब भी किसी साइकिल की स्टडी करते हैं तो जनरली उस जगह से करते हैं जहां से हमें वो साइकिल स्टडी करने पर थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, है ना? तो देखिए, हम जिसका पहला डे मानेंगे ना, फर्स्ट डे, आप किसी को भी मान सकते हैं फर्स्ट डे, लेकिन जो मैं फर्स्ट डे मानता हूं वो मानता हूं जहां से फीमेल में क्या शुरू हो रही है, जहां से फीमेल में क्या शुरू हो रही है? ब्लीडिंग शुरू हो रही है। जब उसके पूरे महीने में, पूरे मंथ में, जब वो दिन, वो डेट, जब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, मैं उसको फर्स्ट डे मानूंगा। मैं उसको क्या मानूंगा? फर्स्ट डे मानूंगा। और ये ब्लीडिंग चलती है अप टू 5 डेज। कब तक चलती है ये? 4 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती है। तो ये 4 से 5 दिन वाला फेज कौन सा हो गया? ब्लीडिंग फेज। और ब्लीडिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मेंस्ट्रुअल। तो ये कौन सा फेज हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज हो गया या ब्लीडिंग फेज हो गया, क्योंकि इसमें ह्यूमन फीमेल से ब्लीडिंग होती है यूट्रस वेजाइना से होते हुए। क्लियर? अच्छा, क्या एस्ट्रस साइकिल में भी ब्लीडिंग होती है क्या? क्या एस्ट्रस साइकिल में नहीं होती? तो उसमें पता चलेगा कि साइकिल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा? क्या आप उसमें आइडिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को, बिल्कुल अभिनव, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम विजिबल साइकिल भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसलिए हम कौन सी साइकिल बोलते हैं? विजिबल साइकिल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग दिखती है। चलिए इधर देखिए। अब तो 4 से 5 दिन की कौन सी फेज हो गई भाई? कौन सी फेज हो गई 4 से 5 दिन की? ब्लीडिंग फेज हो गई। क्लियर? उसके बाद 6th डे से कब तक? 14 डे पर। कौन से डे पर? 14 डे पर। जो पूरी साइकिल है लगभग कितने दिनों की? बोलो बोलो, लगभग कितने दिनों की? 7 दिनों की ये जो साइकिल है, 7 से 8 दिनों की ये जो साइकिल है, इसको हम बोलते हैं कौन सी साइकिल? प्रोलिफरेटिव साइकिल, प्री ओव्यूलेटरी फेज, सॉरी प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब ध्यान से देखिएगा, 14 डे पर क्या हो रहा है? 14 डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। 14 डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो चुकी है और उससे क्या बाहर आ चुका है? सॉरी, उससे क्या बाहर आ चुका है? उससे इस 14 डे पर क्या बाहर आ चुका है? सेकेंडरी oocyte। याद? नो 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 नो, नॉट ओवम, डोंट से ओवम, इट इज सेकेंडरी oocyte। मेटाफिज 2 में रुका हुआ। अरे मैं बता चुका हूं क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल प्योर कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी थी।
तो 6 डे पर क्या हुआ, 6 डे पर क्या हुआ, 6 डे पर क्या हुआ कि यहां पर प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हुई और किस में चेंज हुई, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में एक्टिव हुई, किस में कन्वर्ट हुई, टर्शरी फॉलिकल में। और 14 डे आते आते टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई, ग्राफिन फॉलिकल में। ग्राफिन फॉलिकल के समय इस फीमेल में कुछ चेंजेस हुए जिसने इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा दिया, और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुई तो बाहर सेकेंडरी oocyte निकल गया। अच्छा ये बताइए, क्या 6 to 14 डे के बीच जो फेज है ये ओव्यूलेशन से पहले हो रहा है? हाँ सर, ओव्यूलेशन से पहले हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया प्री ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा, क्या इस समय क्या एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ रहा होगा क्या इस समय एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ रहा होगा क्या? हाँ बढ़ रहा है सर, फॉलिकल से, तो इसलिए इसको बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज। इसको कौन सा फेज बोलते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। अच्छा, क्या ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा करता है क्या ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा करता है क्या? हाँ सर करता है, और एंडोमेट्रियम का मोटा होना कहलाता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसको हम कौन सी फेज बोल देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या इसी फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है? हाँ सर चल रहा है, इसीलिए इसी फेज को आप फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, इसलिए ही आप इसको फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। तो क्या इस सेकंड फेज के आपको चारों नाम समझ में आए कि ये नाम क्यों दिए हमने? सर अगर 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 क्या हो रहा है सर, अगर ब्लीडिंग फेज 8 डेज का होगा तो फिर 8 डेज प्रोलिटरी फेज स्टार्ट होगी। अभी आएगा रिया शर्मा, अभी आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पर। बोलिए भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? चारों नाम क्लियर हो गए? चारों नाम क्लियर हो गए सभी को? अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, आगे देखिए। अब ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही फूटी तो ओवरी में क्या बन गई, ओवरी में क्या बन गई, क्या कॉर्पस ल्यूटियम बन गई? अरे क्या कॉर्पस ल्यूटियम बन गई क्या? बोलो बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम बन गई? बिल्कुल बन गई। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, क्या इसको हम ल्यूटियल फेज बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए, क्या ये ओवुलेशन के बाद हो रही है? क्या ये ओवुलेशन के बाद हो रही है, इसलिए क्या बोल दिया, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अरे क्या इस समय प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई रहेगा क्या? प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई रहेगा, बिल्कुल। तो इसको हम कहेंगे प्रोजेस्ट्रोनिक फेज। क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेनिक फेज। उसको एस्ट्रोजेनिक फेज बोला था, इसको प्रोजेस्टेनिक फेज बोला है। अच्छा, इसको एक नाम और दिया है, देख पा रहे होंगे आप, सिक्रेटरी फेज बोला है क्या? सिक्रेटरी फेज कोई बता सकता है सिक्रेटरी फेज क्यों बोला? कोई बता सकता है सिक्रेटरी फेज क्यों बोला? नहीं नहीं नहीं, प्रोजेस्टेनिक फेज बोल दिया ना, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होने की वजह से। सिक्रेटरी फेज क्यों बोला, ध्यान से सुनिए। जब मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल अदिति, जब मैंने आपको सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम की जब मैंने हिस्टोलॉजी बताई थी, तो उसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी यूट्रस की? एंडोमेट्रियम। क्या एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड मिल रही थी? क्या एंडोमेट्रियम में ग्लैंड मिल रही थी जिनको हमने यूटेराइन ग्लैंड नाम दिया था? तो मेरी बात सुनिए आप, यूट्रस को मोटा कौन कर देगा? एस्ट्रोजन। ग्लैंड को भी कौन बना देगा? एस्ट्रोजन। लेकिन उन ग्लैंड से सिक्रेशन कौन करवाएगा? उन ग्लैंड की सिक्रेटरी नेचर कौन डेवलप कराएगा? ग्लैंड की, यूट्राइन ग्लैंड की, एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी नेचर कौन डेवलप कराएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन आने से वो ग्लैंड एक्टिवेट हुई, सिक्रेशन करने लगी, तो इसको क्या बोला हमने? सिक्रेटरी फेज। हमने इसको क्या बोला? सिक्रेटरी फेज। नहीं आया समझ में? समझ में आया सभी को? क्लियर है? चारों नाम क्लियर है? चारों नाम क्लियर है भाई सभी को? अब इधर देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब एक क्वेश्चन आया था कि सर अगर ब्लीडिंग फेज 8 दिन तक चले तो फिर बाकी भी पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी क्या? अब देख, बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 28, मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 35, कुछ भी हो, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन का हो, उसमें जो ये ल्यूटियल डे है ना, ये जो ल्यूटियल फेज है, ये हमेशा फिक्स रहेगी 14 डे की। ये हमेशा क्या रहेगी? 14 डे की फिक्स रहेगी। तो अगर आपके साइकिल में जो भी चेंजेस आएंगे,
जो भी चेंजेस आएंगे साइकिल की रेंज वेरी होने पर, वो किस किस में आएंगे, या तो वो ब्लीडिंग फेज में आएंगे या वो प्रोलिफरेटिव फेज में आएंगे। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे 50 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, ये 14 डे हमेशा क्या रहेंगे, ये 14 डे हमेशा क्या रहेंगे, बोलो बोलो, फिक्स रहेंगे। ये 14 डे हमेशा फिक्स रहेंगे, क्योंकि हमेशा जो डे ऑफ ओव्यूलेशन है वो कौन सा होगा, 14 डे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन से डे फिक्स हैं, कौन सी फेज फिक्स है कि हमेशा 14 दिन की होगी, कौन सी फेज फिक्स है जो फिक्स है, कौन सी फेज है जो हमेशा फिक्स 14 डे की होगी, सर ल्यूटियल फेज। बिल्कुल, कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज। तो क्या ल्यूटियल फेज के 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन हो रहा है? हाँ, इसको आप उल्टा समझें तो 28 दिन की है तो उसके 14 दिन पहले क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालिए। 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालिए, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालिए। बिल्कुल 26th डे, 40 में से क्या माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को, क्योंकि ये ल्यूटियल फेज फिक्स है हमेशा। तो अब आपके जो रेंज बड़ी है वो या तो ब्लीडिंग फेज में बड़ी होगी या प्रोलिफरेटिव फेज में बड़ी होगी। और जनरली जब भी वेरी करता है तो प्रोलिफरेटिव रेंज में ही वो वेरिएशंस आते हैं। बोलिए भाई, समझ में आया क्या, समझ में आया, ऑल क्लियर? डे ऑफ ओवुलेशन भी हम वापस सीखेंगे निकालना। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बेटा, सिक्रेटरी नेचर का मतलब है कि प्रोजेस्टेरोन आने से जो एंडोमेट्रियम मोटी हो चुकी है एस्ट्रोजन की वजह से, उस एंडोमेट्रियम में ग्लैंड का सिक्रेशन कौन करवाएगा, ग्लैंड से सिक्रेशन कौन करवाएगा, ग्लैंड से सिक्रेशन कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन करवाएगा। तो उस वजह से इसका सिक्रेटरी नेचर बढ़ा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिक्रेटरी फेज। क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ? अच्छा, एक बात बताइए, यहां जो सेकेंडरी oocyte निकला था ये कहां पहुंच गया था, फेलोपियन ट्यूब में। याद करो, या तो इस फेलोपियन ट्यूब में जाके इसका फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। याद है सभी को? अगर इसका फर्टिलाइजेशन बेटा इधर नहीं हुआ, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इधर कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेनस में। याद है? और कॉर्पस एल्बिकेनस कोई हार्मोन सिक्रेट करती है क्या? नहीं सर। जैसे वो कॉर्पस एल्बिकेनस बनेगी, कौन से हार्मोन की कमी आएगी बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन की कमी आएगी। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की कमी आएगी तो वापस एंडोमेट्रियम क्या शुरू हो जाएगी, टूटना। जो मोटी हुई है एंडोमेट्रियम वो शेड ऑफ हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी तो कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको साइकिल समझ में आया? चलें आगे, वापस आएंगी ये चीजें डिटेल में। सेकेंडरी oocyte को ओवम कब बोलेंगे, जब फर्टिलाइजेशन की पहली स्टेप हो चुकी होगी, जब फर्टिलाइजेशन की पहली स्टेप पूरी हो चुकी होगी। अब इधर ध्यान दीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको ह्यूमन मेल में मैंने आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, याद है, LH-FSH वाला, उसी तरीके से फीमेल में भी चलता है, उसी तरीके से फीमेल में भी चलता है। इधर देखिए, हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी आने पर क्या रिलीज कर रहा है, GnRH कहां जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रही है, याद करो, LH और FSH। और LH और FSH दोनों कहां जा रहे हैं, ओवरी के पास। जब ओवरी के पास FSH पहुंचा, ध्यान दीजिएंगे सब लोग, जब ओवरी के पास FSH पहुंचा, FSH का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही ओवरी के पास कौन पहुंचेगा, FSH, ये क्या बनाने लग जाएंगी, किसका डेवलपमेंट शुरू कर देंगी, फॉलिकल का। किसका डेवलपमेंट शुरू कर देंगी, फॉलिकल का। और फॉलिकल का डेवलपमेंट जैसे ही शुरू होगा, बॉडी में कौन सा हार्मोन बनने लगेगा, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को डेवलप करा देगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब जब ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, तो क्या होगा, ओवुलेशन। क्या होगा, ओवुलेशन। और ओवुलेशन होने के बाद ओवरी में क्या बनेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। और वही ओवरी
अब जो पहले एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रेट कर रही थी, अब क्या सिक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन उसी एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम मोटी हो चुकी है, उसी एंडोमेट्रियम पे जाएगा और उसकी कौन सी नेचर बढ़ाएगा? सिक्रेटरी नेचर। क्यों बढ़वाएगा? ग्लैंड को एक्टिव कराकर। कैसे बढ़ाएगा? ग्लैंड को एक्टिव कराकर। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों यूट्रस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या समझ में आया? क्या मैं यहाँ ओवरी के हार्मोन के नीचे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं हाइपोथैलेमस के नीचे जीएनआरएच लिख सकता हूं? क्या पिट्यूटरी के नीचे एफएसएच और एलएच लिख सकता हूं? अब यहां पर मैं इसको बहुत इजीली ड्रॉ करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये मैंने लिखा ई, ई से मतलब है एस्ट्रोजन ना, इसके आगे लिखा मैंने प्रोजेस्टेरोन, इसके आगे लिखा मैंने जीएनआरएच, इसके आगे लिखा मैंने एफएसएच और इसके आगे मैंने लिखा एलएच। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? बोलो बोलो, क्या पढ़ पा रहे हैं ये सब आप? चलिए अब मेरी बात इसको रट लेना, ये जो मैं बनाने जा रहा हूं ना बेटा, इसको रट लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो ये जो बहुत छोटी सी चीज अभी याद हो जाएगी वो, और आगे जाके एक टेबल आने वाली है, आगे जाके एक टेबल आने वाली है 4 पॉइंट की, वो याद कर लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ लेना और फिर याद कर लेना। देखिए, अगर बॉडी में अकेला, बॉडी में बढ़ रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बॉडी में कौन बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, तो ये जीएनआरएच को क्या करेंगे? ये जीएनआरएच को क्या करेंगे? कम। और बताइए, अगर जीएनआरएच कम होता है तो फिर तो एफएसएच और एलएच भी क्या होंगे? कम होंगे। बोलिए, नहीं? नहीं आया समझ में? अब अगर बॉडी में एस्ट्रोजन भी कम हो रहा है और साथ में कौन कम हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है, तो जीएनआरएच बढ़ेगा। और बताइए, अगर जीएनआरएच बढ़ता है तो एफएसएच भी बढ़ता है और एलएच भी बढ़ता है। क्लियर? अब एक काम की चीज ये ज्यादा है कि अगर बॉडी में अकेला कौन बढ़ा? बॉडी में अकेला कौन बढ़ा? एस्ट्रोजन। बॉडी में अकेला कौन बढ़ा? एस्ट्रोजन। तो ये जीएनआरएच को बढ़ाएगा, और जीएनआरएच बढ़ेगा तो एफएसएच भी बढ़ेगा, एलएच भी बढ़ेगा। बोलिए, बात समझ में आई? अब आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो कैसा फीडबैक? नेगेटिव। और जब बॉडी में अकेला एस्ट्रोजन बढ़ता है तो कौन सा फीडबैक? पॉजिटिव। क्या यही मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए? अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ अकेला प्रोजेस्टेरोन बढ़े और एस्ट्रोजन ना बढ़े। तो बेटा, नेचुरली फीमेल बॉडी में ऐसा कोई पोजीशन, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आती कि जहां पर अकेला एस्ट्रोजन बढ़ रहा हो और प्रोजेस्टेरोन ना हो, और अकेला प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा हो, एस्ट्रोजन ना हो। समझ में आया? समझ में आया? तो ये 3 ही केस आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये 3 आपको याद हो गए? दोनों बढ़े तो सब कम, दोनों कम तो सब बढ़े, अकेला एस्ट्रोजन बढ़ा, अकेला एस्ट्रोजन बढ़ा, अकेला अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा, अकेला एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो जीएनआरएच भी बढ़ेगा। बस जीएनआरएच याद कर लो, फिर जीएनआरएच का सीधा सीधा असर तो अपने को एफएसएच और एलएच पे तो याद है ही, सिर्फ ये जीएनआरएच तक की तो चीजें याद रखनी है। नहीं क्या? नहीं क्या भाई? बोलो, क्लियर? चलू मैं आगे। देखिए, अब बहुत आसान, अब यही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी शुरू भी नहीं हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये 2-3 स्लाइड जिसको समझ में आ गई ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप कर लेगा। तुम ही बोलोगे अभी, मैं तो बोलूंगा अभी नहीं। ये देखिए, क्या ये सारे के सारे नाम क्लियर हैं? ये सारे नाम पढ़ लीजिए भाई। क्या मैं सारे नाम क्लियर कर चुका हूं? क्या मुझे कोई नाम दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? क्या मुझे कोई नाम दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? एलएस सर जाएगा बेटा, एलएस सर जाएगा, मुझे पता है, मैंने एलएस सर नहीं बताया। 2 मिनट रुक जाइए, अभी आने वाला है। क्या ये नाम क्लियर है सभी को? अच्छा, चलिए बता दीजिए, 1 से 5 तक क्या हो रहा है? चलिए बता दीजिए, रिवीजन करते हैं आप लोगों के लिए। 1 से 5 तक क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। अरे ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अरे ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अरे सर, एंडोमेट्रियम टूट रही है ना, भूल गए क्या? अच्छा, एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है? बताइए। अरे सर, एंडोमेट्रियम टूट रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नहीं आया। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्यों नहीं आया? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो, कार्पस ल्यूटियम खत्म हो गया ना। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म क्यों हो गया? सर, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। अरे वाह, वाह मेरे सर। बोलो भाई, क्या आपने वहां ऐसा ही बोला सबने? क्या सबने ऐसा ही बोला वहां पे? है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सही बोल रहे हैं, बस मेरे साथ मैच करते जाइए, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद नहीं बोल पा रहे हैं, तो मुझे उनके लिए आंसर देना पड़ेगा, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ब्लीडिंग फेज क्यों हुई वो हमें समझ में आ गया, क्योंकि 27 से 28 दिन में उधर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रही। चलिए भाई, अच्छा सर, ब्लीडिंग फेज खत्म होगी तो बॉडी में एस्ट्रोजेनिक फेज चालू होगा। 5वें से 13 दिन तक क्या फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा? हाँ सर होगा। अरे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो क्या एस्ट्रोजन आएगा क्या? एस्ट्रोजन आएगा क्या? हाँ सर आएगा ना, थीका इंटरना वगैरह से। अच्छा ठीक है। अच्छा एस्ट्रोजन आया तो क्या एंडोमेट्रियम थिक होगी? हाँ सर एंडोमेट्रियम थिक होगी, बिल्कुल काम करता है ये। तो क्या यहाँ पर अकेला एस्ट्रोजन बढ़ रहा है? क्या यहाँ पर अकेला एस्ट्रोजन बढ़ रहा है? यहाँ पर एस्ट्रोजन अकेला बढ़ रहा है क्या? अकेला बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल। तो बिफोर ओव्यूलेशन यानी कि 13 डे पर, ध्यान से देखिएगा आप, 13 डे पर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बोलिए भाई, जीएनआरएच भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और एफएसएच भी ज्यादा होगा और एलएच भी ज्यादा होगा। बोलिए भाई, समझ में आया? जीएनआरएच भी ज्यादा तो एफएसएच और एलएच भी ज्यादा, लेकिन इस एफएसएच को कम कर दिया जाता है, इस एफएसएच को कम कर दिया जाता है ओवरी के द्वारा। किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। अच्छा इसको क्यों कम किया गया? अरे इसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे हमारे पास ऑलरेडी फॉलिकल एक्टिव हुई पड़ी है, ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है। अगर मैंने एफएसएच ज्यादा कर दिया तो उधर से और फॉलिकल आ जाएंगी। अभी मुझे और फॉलिकल नहीं चाहिए, अभी मुझे और फॉलिकल नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली जीएनआरएच के बढ़ने से जो हार्मोन बढ़ेगा वो कौन सा होगा? अल्टीमेटली एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा, जीएनआरएच बहुत ज्यादा। तो क्या एफएसएच ज्यादा है एलएच ज्यादा? एलएच ज्यादा। और इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज। इसी को क्या बोलते हैं? एलएच, बोलिए एलएच सर्ज। और ये एलएच सर्ज जब होगा तो ये एलएच सर्ज ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, है ना। सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, वापस रिपीट करूंगा, आगे डिटेल में आएगा, 1 मिनट और ले लीजिए। फॉलिकुलर डेवलपमेंट चला तो थीका इंटरना से एस्ट्रोजन आया तो उसने एंडोमेट्रियम को मोटा करवा दिया। एस्ट्रोजन आ रहा है। एक्सट्रीम हाई एस्ट्रोजन एलएच को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एफएसएच इतना नहीं बढ़ पाता, ओवरी सप्रेस कर देती है, बढ़ने की कोशिश तो वो भी करता है। एलएच बहुत ज्यादा, एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज ने क्या कर दिया? ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ दिया, और ग्राफिन फॉलिकल टूटी तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया और अंदर बच गया कॉर्पस ल्यूटियम, अंदर बच गया कॉर्पस ल्यूटियम, अंदर बच गया कॉर्पस ल्यूटियम। अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बच गया तो अंदर कौन ज्यादा? प्रोजेस्टेरोन ज्यादा। अरे कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है लेकिन कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? प्रोजेस्टेरोनिक फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। नहीं आया समझ में? और इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस में, और वापस क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग फेज चालू। क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत हार्मोन का खेल समझ में आया? देखें क्या निकल गया ऊपर, बड़ा सा कमेंट। सर आप बोल रहे थे कि आपको ज्यादा मजाक से नहीं पढ़ाना आता, बताओ तो। अच्छा थैंक यू ज्योति। चलिए भाई, थैंक यू। इधर देखिए, चले आगे, है ना, चले आगे। अब देखना, अब आपको हार्मोन का खेल तो समझ में आ गया। अब कि कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, कल कौन सा हार्मोन कम होगा। हाँ श्रुति आएगा, श्रुति वो भी आएगा बेटा। मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एक आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपके आने वाले दिमाग में जब कुछ धुंधली पिक्चर बने और जब मैं एग्जैक्ट मूवी आपको दिखाऊं, ट्रेलर से कुछ समझ में आता ना। ये तो ट्रेलर चल रहा है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक तो वो स्लाइड एरो वाली, कौन सी स्लाइड? एरो वाली, याद है अभी बताई पीछे जो मैंने बनाई थी? एक तो वो, दूसरा ये जो स्लाइड आपके सामने है, ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्लाइड समझ में आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आएगा। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, लेकिन हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन। क्लियर? अब इधर देखो भाई, अब बॉडी में जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो क्या होता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो क्या होता है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए,
ये पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, और ये कौन सी है अंदर ही अंदर वाली? एंडोमेट्रियम। कौन सी है? एंडोमेट्रियम। अच्छा, एंडोमेट्रियम की भी दो लेयर बताई थी, एस बी और एस एफ, याद है? एस बी और एस एफ। अच्छा, मान लीजिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टूटना बनना, वो किस में हो रहा है? एस एफ में हो रहा है। मान लीजिए ब्लीडिंग फेज से ये महिला गुजर चुकी है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इसका 1 से 5th डे पूरा हो चुका है, अब ये 6th डे में है, तो क्या इसके अंदर एस एफ मिलेगी? क्या इसके अंदर एस एफ मिलेगी? क्योंकि एस एफ तो सर 1 to 5th डे में खत्म हो चुकी है। सही बोला मैंने? अब क्या होगा, इसके ऊपर कौन काम करेगा? इस एंडोमेट्रियम के ऊपर कौन काम करेगा? एस्ट्रोजन। तो ध्यान से सुनना, वो एस्ट्रोजन क्या करेगा? वो एस्ट्रोजन इस एस बी को एक्टिवेट करेगा, इस एस बी को एक्टिवेट करेगा, और इस एस बी के एक्टिवेट होने से यहां पर किसका फॉर्मेशन दोबारा चालू हो जाएगा? अरे किसका फॉर्मेशन दोबारा चालू हो जाएगा? ये कौन बन रहा है? बिल्कुल भाई साहब, ये एसएफ बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एसएफ बन रहा है। क्या ये ओवरऑल एंडोमेट्रियम है? क्या ये ओवरऑल एंडोमेट्रियम है सर? क्या यहां पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है? क्या यहां पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है? हाँ सर। क्या थिकनेस बढ़ रही है? हाँ सर। अरे क्या यहां पर सेल का नंबर भी बढ़ रहा है? क्या यहां पर सेल का नंबर भी बढ़ रहा है? बिल्कुल सर, मल्टी लेयर हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। तो जब भी किसी की थिकनेस सेल के नंबर और साइज दोनों से बढ़े, सेल के नंबर और साइज यानी कि थिकनेस दोनों से बढ़े, तो उसको हम टर्म देते हैं हाइपर प्लेजिया। क्या बोलेंगे? हाइपर प्लेजिया। अभी क्लियर नहीं होगा ना, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये बीच वाली लेयर कौन सी थी भाई? बीच वाली लेयर कौन सी थी? बोलो बोलो, बीच वाली लेयर कौन सी थी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम थी ना। अब इसके ऊपर जब एस्ट्रोजन आएगा, इसके ऊपर जब कौन आएगा? एस्ट्रोजन, तो देखना ये क्या करेगी, ये हो जाएगी ऐसी। क्या मायोमेट्रियम मोटी हुई? क्या मायोमेट्री मोटी हुई? हाँ सर। साइज बढ़ी क्या? हाँ सर, साइज बढ़ी। अरे क्या नंबर बढ़ा? अरे क्या नंबर बढ़ा? अरे क्या नंबर बढ़ा? नहीं सर, ये साइज टुन्नी टुन्नी से थी, अब टुन्ना टुन्ना सी हो गई। अभी टुन्नी टुन्नी सी थी, अभी टुन्ना टुन्ना सी हो गई। तो क्या यहां पर भी थिकनेस बढ़ी? हाँ सर। क्या एंडोमेट्री में भी थिकनेस बढ़ी थी? हाँ सर। क्या मायोमेट्री में भी थिकनेस बढ़ी? हाँ सर। लेकिन क्या दोनों अलग अलग टाइप से बढ़ी? एक में तो नंबर भी बढ़ाया था और एक में सिर्फ साइज बढ़ाई। तो जब नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ साइज बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम हाइपरट्रोफी। उसको हम नाम देते हैं हाइपरट्रोफी। और ऐसा किस में हो रहा है? मायोमेट्रियम में। तो इसको हमने बोल दिया हाइपरट्रोफी। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हाइपरप्लेजिया एसएफ में चलेगा और हाइपरट्रोफी मायोमेट्रियम में चलेगा। बोलो नहीं आई बात समझ में? स्टेटम बेसिलस और स्टेटम फंगले। अब एक बात सुनो, क्या मैंने एंडोमेट्रियम में एसएफ में सेल का नंबर बढ़ा दिया, सेल की साइज बढ़ा दी, है ना, थिकनेस बढ़ा दी, तो यहां पे मुझे रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यहां पर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सेल के लिए खाना पीना ऑक्सीजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहां पे मिलने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो इस तरीके से कॉइल्ड हो जाएगी। इस तरीके से कैसी हो जाएगी? कॉइल्ड, घूमी घूमी हो जाएगी, डेंस और कॉइल्ड हो जाएगी, जिनको हम नाम देते हैं टॉर्चस, जिनको हम नाम देते हैं टॉर्चस। तो क्या ये तीनों पॉइंट होने से अल्टीमेटली जो पूरी यूट्राइन वॉल की थिकनेस है वो बढ़ी या कम हुई? वो बढ़ी या कम हुई? बिल्कुल सर, वो बढ़ गई। एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। जो फीमेल का जो पीरियड चल रहा है वो 6th डे पे है, जहां पे एसएफ बिल्कुल बाहर निकल चुकी है ब्लड के थ्रू। अब उसकी बॉडी में धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ये एस्ट्रोजन जब एंडोमेट्रियम के पास जाएगा तो एस बी से बोलेगा कि एसएफ बना, और जब वो एसएफ बनाएगी तो नंबर भी सेल का बढ़ाएगी और साइज भी बढ़ाएगी, जिसको हम बोलेंगे हाइपरप्लेजिया।
और उसके अंदर वो ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज कर देगी। और वही एस्ट्रोजन जब मायोमेट्रियम के पास जाएगा उससे भी बोलेगा तू भी मोटा हो मायोमेट्रियम। तो लेकिन जब मायोमेट्रियम मोटा होगा तो नंबर नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ क्या बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा। और उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। केवल साइज का बढ़ना हाइपरट्रॉफी, और नंबर और साइज दोनों का बढ़ना हाइपरप्लेजिया। क्या बात समझ में आई? तो क्या एस्ट्रोजन ने ओवरऑल यूट्राइन की थिकनेस, मायोमेट्रियम को मोटा कर दिया, एंडोमेट्रियम को मोटा कर दिया, तो क्या ओवरऑल यूट्राइन की थिकनेस बढ़ गई? अरे हाँ ना बोलना यार, बढ़ गई? समझ में आ गया ना अभी तो सभी को? ये बहुत जरूरी है ना? अब देखो इधर, अब इधर देखो, टॉर्चस मतलब हाईली कोइल्ड। अब हमें उतनी ही ब्लड वेसल में ज्यादा ब्लड फ्लो कराना है, तो वो कॉइल्ड हो जाएंगी, है ना, टॉर्चस हो जाएंगी। इधर देखिए, अब प्रोजेस्टेरोन का काम देखो। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का काम एस्ट्रोजन के पहले होगा कि बाद में होगा? एस्ट्रोजन के काम से पहले हो जाएगा कि बाद में होगा? बिल्कुल सर, जब एंडोमेट्रियम मोटी हो चुकी होगी तब कौन से महाराज आएंगे? तब प्रोजेस्टेरोन महाराज आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये क्या करते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन जब आता है यूट्राइन वॉल के पास, तो एंडोमेट्रियम को मोटा किसने करा चुका? कौन करा चुका? एस्ट्रोजन। अब उसके अंदर जो ग्लैंड थी, याद है यूट्राइन ग्लैंड, उस यूट्राइन ग्लैंड का सिक्रेटरी नेचर कौन इंक्रीज करेगा? कौन इंक्रीज करेगा सिक्रेटरी नेचर? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरोन कराएगा। और प्रोजेस्टेरोन अगर वहां पे ग्लैंड का नेचर बढ़ा देगा, ग्लैंड को डेवलप करा देगा, तो ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रेशन करेगी। और ग्लैंड के उस सिक्रेशन से वहां की एडेसिव नेचर बोलो बढ़ेगी कि कम होगी? एडेसिव नेचर बढ़ेगी कि कम होगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। अच्छा, यहां तक समझ में आया? अब ये क्या कर रहा है कि मायोमेट्रियम किसकी बनी हुई है? मायोमेट्रियम किसकी बनी हुई है? मसल्स की। तो मसल का काम क्या है? मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना। तो कॉन्ट्रैक्शन करेगी अगर मायोमेट्रियम, तो क्या एंडोमेट्रियम स्टेबल रह पाएगी क्या? अगर मायोमेट्रियम लगातार हिलती रहेगी तो उसके ऊपर रहने वाली एंडोमेट्रियम स्टेबल रह पाएगी? नहीं। तो ये प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है? कम करता है, ताकि प्रेगनेंसी क्या रह सके, ताकि प्रेगनेंसी क्या रह सके? स्टेबल रह सके। और इस तरीके से ये जो एंडोमेट्रियम को मोटा एस्ट्रोजन ने करा था, उसको मोटा मोटा कौन बनाए रख रहा है? प्रोजेस्टेरोन बनाए रख रहा है। उस यूट्राइन वॉल को थिकनेस कौन बनाए रख रहा है? प्रोजेस्टेरोन। क्या जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा एंडोमेट्रियम टूटेगी? नहीं। और जब तक एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी तब तक क्या अबॉर्शन होगा? नहीं। तो इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं, इट इज एंटी अबॉर्शन हार्मोन। और एंटी अबॉर्शन बोल दो चाहे क्या बोल दो, प्रेगनेंसी हार्मोन बोल दो, कि जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन है तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एडेसिव नेचर का मतलब, एडेसिव मतलब चिपचिपा, स्टिकी। मान लीजिए ग्लैंड पहले थी लेकिन कुछ सिक्रेशन नहीं कर रही थी, फिर ग्लैंड ने सिक्रेशन करवा दिया प्रोजेस्टेरोन ने, तो एंडोमेट्रियम का चिपचिपाट, वो जब सिक्रेशन उस दीवारों पे आएगा तो वो चिपचिपी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो एडेसिव नेचर भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वही तो बात लिखी हुई है। क्या आपको ये स्लाइड समझ में आई? क्या आपको ये स्लाइड समझ में आई? क्या आपको ये स्लाइड समझ में आई? आ गई भाई सभी को? थर्ड वाले में क्या बताना है बेटा? प्रोजेस्टेरोन का थर्ड वाला, अरे मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन चलते रहे तो एंडोमेट्रियम स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो मायोमेट्रियम को शांत कराना पड़ेगा कि तू शांत बैठ। वो शांत किसकी वजह से बैठेगी? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। होता है ना अदिति गुप्ता, न्यूट्रिशन के लिए होता है, बिल्कुल दोनों के लिए है। अरे वो तो न्यूट्रिशन के लिए तो वो करती हैं, लेकिन चिपचिपी तो वो इनडायरेक्टली हो गई। मैंने तुम्हारी तरफ आइसक्रीम भेजी, आइसक्रीम फेंक दी तुम्हारे मुंह पे,
खाने के लिए। तुम्हारा मुंह गंदा हो गया तो मैं क्या करूं? कनेक्ट कर पा रहे हो? उसने तो न्यूट्रिशन के लिए निकाला था, चिपचिपी हो गई तो हो गई। अरे नहीं आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए थर्ड पॉइंट, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब यहां से चालू हो रहा है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर आपको, अगर सौम्य मैं बता चुका हूं थर्ड पॉइंट, कि अगर ग्लैंड अपना सिक्रेशन करेगी तो वो सिक्रेशन जब दीवारों पर आएगा तो वो दीवारों को चिपचिपा स्टिकी बनाएगा। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था मायोमेट्रियम मसल्स की बनी हुई है, प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन कम होगा जिससे एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अब इधर देखिए, इसलिए मैंने बोला था जब आपको हिस्टोलॉजी फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस पढ़ाया था कि वो उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें सारी चीजें मैंने वापस करी थी, मैंने कहा रिपीट करूंगा पर अभी भी समझो। अब इधर देखो किस किस में चेंज है, किस किस में चेंज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब, क्या हार्मोन में चेंज है, क्या ओवेरी में चेंज है, क्या यूट्राइन में चेंज है? हाँ सर इन तीनों में चेंज है। क्या मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज पढ़ाई? हाँ सर आपने 3 फेज पढ़ाई, पहली ब्लीडिंग फेज, दूसरी फॉलिकुलर फेज और तीसरी ल्यूटियल फेज। क्या ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक चलेगी? क्या ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक चलेगी? तो जो 1 से 3 दिन तक की थी उसको मैंने इनिशियल स्टेज में रखा और 4 से 5 दिन तक वाली को मैंने टर्मिनल स्टेज में रखा। मतलब मैंने ब्लीडिंग फेज के भी कितने पार्ट कर दिए? कितने पार्ट कर दिए? 2। अब ध्यान से देखिए ब्लीडिंग फेज क्यों हो रही है? क्योंकि सर सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अरे सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया सर? ओवरी में डिजनरेट हो गई कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें चेंज हो चुकी है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। अरे सर जब कॉर्पस एल्बिकेंस नीचे जाएगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जाएगी, और जब प्रोजेस्टेरोन खत्म होगा तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन। मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी से यूट्रस में कौन, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या होगी? एंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या होगी? शेड ऑफ होना शुरू होगी। और शेड ऑफ होना शुरू होगी, वहां पे टिश्यू टूटेंगे, वहां पे ब्लड वेसल टूटेगी। तो क्या शुरू होगी? बोलो क्या शुरू होगी? स्टेटम फंक्शनलिस्ट टूटने से ब्लीडिंग शुरू होगी जो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी और 4 से 5 दिन तक चलेगी। यह ब्लीडिंग क्लॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस ब्लड में होते हैं फाइब्रिन और लाइटिक एंजाइम जो यहाँ पर फाइब्रिन को बनने से रोकते हैं। और एवरेज जो ब्लड लॉस होता है 40 to 80 ml ब्लड लॉस होता है पर साइकिल। हर साइकिल में, हर दिन नहीं, हर ब्लीडिंग फेज में बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्लियर? अब इस फेज में क्या हुआ था? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा जब कम चल जाते हैं तो किसको बढ़ाते हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब जरूरत से ज्यादा कम हो जाते हैं वो जीएनआरएच को, दोनों कम तो जीएनआरएच बढ़ रहा था। और जब जीएनआरएच बढ़ता है तो क्या एफएसएच और एलएच भी बढ़ते हैं? हाँ सर एफएसएच एलएच भी बढ़ते हैं। और जब एफएसएच एलएच बढ़ेंगे तो एफएसएच का क्या मतलब है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एफएसएच जाएगा ओवरी के पास और ओवरी में एक्टिवेट कर देगा किसको? प्राइमरी फॉलिकल को। और प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होके किसमें बन जाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल में। और जैसे ही फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हुआ बॉडी में कौन सा हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा? एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा। और साथ ही साथ इधर यूट्राइन वॉल की जो ब्लीडिंग थी वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? कम। यानी कि चौथे से 5वें दिन में ब्लीडिंग बहुत कम होती है। समझ में आया यहां तक? क्या यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो गया? क्या फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो गया? हो गया सर। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो गया तो हम कौन सी फेज में एंटर कर गए? फॉलिकुलर फेज में। क्या इस फेज में एस्ट्रोजन बढ़ेगा? बढ़ेगा। एंडोमेट्रियम मोटी होगी। क्या ये ओव्यूलेशन के पहले की फेज है? हाँ। क्या ये चारों नाम क्लियर है? अब फॉलिकुलर फेज में देखिए, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन क्या हो रहा है? जीएनआरएच बढ़ रहा है, एफएसएच एलएच बढ़ रहे हैं, और एफएसएच के बढ़ने से फॉलिकल बढ़ रहा है, फॉलिकल के बढ़ने से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? अरे अभी थोड़ी देर पहले टेबल में बताए थे मैंने, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, एसएफ को बनवाएगा, हाइपरप्लेजिया करेगा, और इस तरीके से यूट्राइन वॉल क्या हो जाएगी? मोटी। मायोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? और ये टर्शरी फॉलिकल अब किस में बदल चुकी है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में।
किसमें? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। और याद करो, मैंने जब तुम्हें फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ाया था तो टर्शरी फॉलिकल में मैंने तुम्हें लिखाया था प्राइमरी oocyte, और जैसे ही तुम्हें मैंने ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने तुम्हें लिखाया था सेकेंडरी oocyte। तो इस टर्शरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल के बनने वक्त क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, रेफर नेक्स्ट पेज, इस पर हम देखेंगे कि क्या हुआ। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ये पहली लाइन पढ़ेंगे सब लोग? क्या यहाँ पर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था? क्या यहाँ पर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था? और एस्ट्रोजन जब अकेला बढ़ता है तो जीएनआरएच को बढ़ाएगा कम करेगा? जब एस्ट्रोजन अकेला बढ़ेगा तो सर वो जीएनआरएच को बढ़ाएगा, और जब सर जीएनआरएच बढ़ेगा तो हमारा एफएसएच भी बढ़ेगा और एलएच भी बढ़ेगा। एफएसएच भी बढ़ा, एलएच भी बढ़ा, लेकिन एफएसएच को क्या कर दिया गया? एफएसएच को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि एफएसएच तो सिर्फ 2 से 3 गुना बढ़ा, लेकिन एलएच 6 से 10 गुना बढ़ा। इसलिए यहां पर जो एलएच बढ़ा उसको हम बोलते हैं क्या? एलएच सर्ज। अरे क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? आया ना? अब जीएनआरएच के बढ़ने से एफएसएच भी बढ़ा कम और एलएच भी बढ़ा ज्यादा। ये दोनों मिलकर उस प्राइमरी oocyte को किसमें कन्वर्ट करा देंगे? किसमें कन्वर्ट करा देंगे? सेकेंडरी oocyte में। और ये सेकेंडरी oocyte कहां अटक गया? मेटाफेज 2 में। मतलब अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte आ चुका है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte आ चुका है, और ये पूरी स्ट्रक्चर कहां बंद है? ओवरी में बंद है। अब मुझे इस अंदर वाली जो इनर मोस्ट जो है उसको मुझे कहां लाना है? बाहर लाना है। तो मुझे किस किस को तोड़ना पड़ेगा? अरे मुझे किस किस को तोड़ना पड़ेगा? मुझे ग्राफिन फॉलिकल को भी तोड़ना पड़ेगा, मुझे ओवरी की वॉल को भी तोड़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर उसने oocyte बनवा दिया एफएसएच ने। अब एलएच क्या करेगा? ध्यान से देखेंगे, अब तक थीका इंटरना क्या रिलीज कर रही थी? थीका इंटरना क्या रिलीज कर रही थी? एस्ट्रोजन। इस एलएच के बढ़ने से अब वो ओवुलेशन के जस्ट पहले देखना, अब मैंने अभी तक तुम्हें क्या पढ़ाया कि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है ओवुलेशन के पहले। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा हुआ एलएच उस थीका इंटरना की नेचर चेंज करवा देता है। उस थीका इंटरना की नेचर चेंज करवा देता है। जो अभी तक एस्ट्रोजन रिलीज कर रही थी वो अब क्या रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरोन। और इसके रिलीज होने से, ध्यान से सुनना, इसके रिलीज होने से 2 काम होंगे। एक तो वहां पे बनेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब है प्रोटीन को तोड़ने वाले। और ग्राफियन फॉलिकल की थीका एक्सटर्ना और ओवेरी की वॉल किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ग्राफियन फॉलिकल को भी कमजोर करेंगे और ओवेरी की वॉल को भी कमजोर करेंगे। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से, याद करो, एंट्रम फ्लूइड को लगातार क्या करवा रहा है? एंट्रम फ्लूइड को लगातार बढ़वा रहा है। तो बाहर से दीवारें कमजोर, अंदर से पानी ज्यादा, 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 और अचानक ब्लास्ट होगा, फटेगी ग्राफिन फॉलिकल, साथ में ओवरी भी फटेगी, और बाहर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में होता हुआ, और कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। और ओवरी के अंदर क्या बच जाएगी? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। और जैसे ही रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? कॉर्पस ल्यूटियम में। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, वी एंटर्ड इनटू द थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ल्यूटियल फेज। रप्चर ग्राफियन फॉलिकल किसमें चेंज हुई? सबसे पहले कॉर्पस हिमोरेजिकम में, और अल्टीमेटली कॉर्पस हिमोरेजिकम किसमें चेंज हुई? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप है 22 डेज, यानी कि मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन कब आएगा? 22 डेज पर। यानी कि नेचर एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी हो चुकी है, यूट्राइन वॉल मैक्सिमम थिकनेस है। अब ये ओवरी में बैठी कॉर्पस ल्यूटियम किसको देख रही है? ओवरी में बैठी हुई कॉर्पस ल्यूटियम किसको देख रही है? ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर नजरें गड़ा के रखी हुई है कि तेरा फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जायगोट रिलीज करेगा कौन? HCG। वो जायगोट कौन रिलीज करेगा? HCG। और HCG आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा।
और अगर उधर जायगोट नहीं बना तो क्या एससीजी आएगा? नहीं। तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा? नहीं। प्रोजेस्टेरोन कम होगा, और प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस आई, मायोमेट्रियम वापस पतली, एट्रोफी, स्टेटम फंक्शनलिस वापस टूटेगी, और थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल डिक्रीज हो जाएगी, और वापस हम एंटर कर जाएंगे कौन सी फेज में? ब्लीडिंग फेज में। अरे कुछ तो बोलो, सन्नाटो। सब सुन रहे थे, सब सुन, बोलता ही नहीं कोई। कुछ कुछ समझ आया? बहुत कुछ समझ आया। एफएसएच भी तो बढ़ा ना बेटा, उसका भी सर्च हुआ। एफएसएच भी बढ़ा, लेकिन एलएच बहुत ज्यादा बढ़ा। अरे समझ में आया क्या सभी लोगों को? अंशिका बोल रही है कुछ कुछ आया। ऐसे कैसे बोल रही हो अंशिका? बच्चे तो बोल रहे हैं सब कुछ समझ में आया। कंफ्यूजन नहीं होना। कंफ्यूजन हो रहा होगा उसको जिसने वो मेरी 2 स्लाइड अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। कंफ्यूजन हो रहा होगा उसको जिसने मेरी वो 2 स्लाइड अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार में पूरा समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चों को? सुनो, क्यों नहीं आता बच्चों को समझ में? क्योंकि वो पहले का कुछ भूल चुके होते हैं। पहले का वो कुछ भूल चुके होते हैं। अब एक बार आपको, बिल्कुल सौम्या ने सही कहा कि एक बार आपको जैसे क्लास खत्म होती है लिख लिख के पढ़ लेना है, और साथ में याद रखना है, एक तो वो एरो वाली टेबल है ना ऊपर नीचे वाली, और एक वो 4 वाली टेबल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन। अगर ये 2 चीजें आपके दिमाग में रही तो आप यूं कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही होगी वो आ रही होगी सर हार्मोन के बढ़ने और कम होने में। क्या मैंने सही कहा? है ना? क्या मैंने सही कहा? अब मैं आपके उसी समस्या को समझते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और ये आपके सामने मैं ले आया सारे के सारे हार्मोन। ये मैं आपके सामने ले आया। देखने का, डरने का नहीं इसको, डरने का नहीं इसको। देख के देखिए क्या होता है। क्या हाइपोथैलेमस जेएनआरएच रिलीज करता है? हाँ सर। वो जेएनआरएच किसके पास आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है सर? एफएसएच एलएच। अरे क्या मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, ये एफएसएच क्या करेगा सर? ये एफएसएच फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा ओवरी में, और क्या कराएगा? ओव्यूलेशन। है ना? अब एफएसएच जब बढ़ेगा ओवरी में तो ये क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा? एस्ट्रोजन निकालेगा। एस्ट्रोजन के निकलने से एलएच सर्ज होगा। एलएच सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के बाद बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर ही, और कॉर्पस ल्यूटियम शुरू सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन इन हाई अमाउंट और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन। क्या एफएसएच को कम करने के लिए ओवरी ने ही इनिबिन निकाला था? क्या एफएसएच को कम करने के लिए? बिल्कुल। तो ये इनिबिन एफएसएच को बहुत ज्यादा कम कर देता है और थोड़ा सा फर्क एलएच पे डालता है। तो एलएच तो बहुत ज्यादा और एफएसएच बहुत कम बढ़ता है। क्या यहां तक समझ में आया? और ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन निकालता है। ये रिलैक्सिन अभी तो थोड़ा सा निकलता है, कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है, लेकिन ये रिलैक्सिन बहुत ज्यादा निकलता है जब पार्चुरेशन होता है। और मैंने आपको एक ज्वाइंट का नाम बताया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये रिलैक्सिन उस प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसान हो जाती है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल आता है। क्लियर? सौम्या जी आगे आगे मत भागिए, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है बेटा। आपको अगर आगे का आता है बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करते जाइए, पर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। है ना? आपको आगे का आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको तो डाउट और कम आने चाहिए। क्लियर? कौन सा पॉइंट वापस बताना है आयुषी? रिलैक्सिन वाला? रिलैक्सिन वाला मैं वापस बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कॉर्पस ल्यूटियम मैं इधर लिख रहा हूं। अच्छा सुनो, क्या कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? ये बॉडी में हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम के लिए रहती है, जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाँ। क्या ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही है? हाँ। क्या ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है? हाँ। क्या ये रिलैक्सिन रिलीज कर रही है? हाँ। क्या ये इनहिबिन रिलीज कर रही है? हाँ। तो ये चारों हार्मोन किससे आएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम से। अपने के लिए जो मेन काम के हैं वो कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन का क्या काम है? अभी कोई काम नहीं है। इस रिलैक्सिन का काम आएगा कब? पार्चुरेशन में।
इनिबिन का क्या काम है सर? ये इनिबिन एफएसएच को बहुत ज्यादा कम कर देता है और एलएच को थोड़ा सा कम करता है, इसलिए एलएच ज्यादा बढ़ता है, एफएसएच कम बढ़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक और चार्ट आ रहा है आपके सामने, ये इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, क्या यहां तक 5 दिन की कौन सी फेज लिखूं? क्या मैं ब्लीडिंग फेज लिख सकता हूं? क्या 14 डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है? बिल्कुल। क्या ये जो फेज है ये फॉलिकुलर फेज है? और क्या ये फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है? क्या मैंने सही नाम लिखे हैं? अच्छा मैं किसके नीचे फिक्स लिखूं? किसके नीचे फिक्स्ड लिखूं? किसके नीचे लिखूं? बिल्कुल, ल्यूटियल फेज हमेशा कैसी होगी? फिक्स होगी 14 डेज की। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अभी समझ में आ जाएगा आपको। शुरुआत में सारे के सारे हार्मोन कम हैं क्योंकि ब्लीडिंग फेज चल रही है। और ग्रीन वाला कौन है? एस्ट्रोजन, और नीचे नीचे वाला कौन है? ब्राउन वाला प्रोजेस्टेरोन। क्या ये दोनों कम है? क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम है? अरे जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जरूरत से ज्यादा कम हो जाते हैं तो एफएसएच और एलएच को बढ़ाते हैं, याद करो एरो वाला। अब जब एफएसएच बॉडी में बढ़ने लगता है, जब बॉडी में एफएसएच बढ़ने लगता है तो यहां पर ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। और फॉलिकल के डेवलपमेंट के होते वक्त कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है? सिर्फ कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। क्या जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले क्या एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया? क्या एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया? और जब एस्ट्रोजन एक्सट्रीम हाई पहुंच जाता है तो ये एलएच को भी बढ़ाता है, ये एफएसएच को भी बढ़वाता है। लेकिन एफएसएच कम हो जाता है, सिर्फ कौन बढ़ता है? एलएच सर्ज होता है। तो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन यानी कि 14 डे के पहले एलएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसने क्या करा दिया? ओव्यूलेशन। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ क्या बन गई? कॉर्पस ल्यूटियम। और मैं जानता हूं जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनी, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा। और जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों ज्यादा होते हैं तो एफएसएच और एलएच क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या आप 14 से पहले 12 से 14 के बीच में देखो एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो गया? 12 से 14 के बीच में देखो प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो गया, लेकिन ओव्यूलेशन तो अभी हुआ है ही नहीं। ओव्यूलेशन तो नहीं हुआ। अरे याद करो, नेचर चेंज कर दी एलएच ने, नेचर चेंज कर दी एलएच ने थीका इंटरना की। और वो थीका इंटरना जो अभी तक एस्ट्रोजन रिलीज कर रही थी, वो यहां से ही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना शुरू कर देती है। अब अगर उधर उस सेकेंडरी oocyte का क्या नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इधर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? डिजनरेट। और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हुई, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नीचे आएंगे और हमारी नई जो फेज है ब्लीडिंग फेज, वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? वो ग्राफ आपको देगा, वो ग्राफ आपको देगा। आपसे जब ये पीक पूछेगा कि ये जो पीक है, प्रोजेस्टेरोन का नाम हटा के बी लिख देगा, बोलो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर आपको याद है कि ये फेज हमारी ल्यूटियल फेज है, और ल्यूटियल फेज में जो हार्मोन सबसे ज्यादा है वो प्रोजेस्टेरोन है, उससे कम कौन है? एस्ट्रोजन है। वैभवी जैन बोल रही है पहली बार ये समझ आया है सर, पहली बार आप हमसे जो पढ़ रहे हैं। चलिए, सबको समझ में आया क्या भाई? बोलो, सबको समझ में आया क्या? हाँ बोलो बोलो, क्लियर हुआ क्या भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा, है ना? अप्रिशिएट किया करिए। अगर किसी का काम आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे से और अच्छा करेगा। सही कह रहा हूं या नहीं? आप जब अच्छा काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा आपको अप्रिशिएट करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? लगता है कि नहीं? और आपको पढ़ता है, अरे साला दिन भर पढ़ता नहीं, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, हैं? सर कॉर्पस ल्यूटियम बनने से ही तो एलएच आया, तो हाँ हाँ प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बनने से एलएच आया? एलएच का कॉर्पस ल्यूटियम से क्या संबंध है? कनक शर्मा जी क्या कह रहे हैं आप? एलएच तो बिल्कुल, अनीशा ने बिल्कुल सही कहा, एलएच तो आया सर क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा चला गया। एस्ट्रोजन चला गया तो जीएनआरएच बढ़ा तो एफएसएच एलएच बढ़े। थैंक यू अभिनव, थैंक यू। अरे ज्योति जी बस बस बस, थैंक यू। है ना? कनक जी कहाँ चले गए? किसको रिपीट करना है? एक बार इसको वापस रिपीट करूं?
कॉर्पस ल्यूटियम एलएच नहीं, क्या क्या ऊपर चला गया, एक मिनट, कमेंट इतने सारे आते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, अरे यार कनक जी आप प्लीज अपना पिछला, कॉर्पस ल्यूटियम एलएच नहीं बनाएगा ना, नहीं। कनक जी आप एक बार पिछला पढ़िए बेटा, मैं आपको कल भी बोला था कि आप अगर पिछला पढ़ के आएंगे तो आप जो हैं वो बेटा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, है ना। थैंक यू कृष्णा। एफएसएच कम हुआ तो, थैंक यू रिया जी, रिचा बोल रही है एफएसएच कम हुआ तो, एफएसएच कम क्यों करा, क्योंकि हमें और फॉलिकल नहीं चाहिए थे, हमें और फॉलिकल नहीं चाहिए थे। अच्छा सुनिए, ये डायग्राम देखो प्लीज, ये डायग्राम एक बार मेरे कहने से देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है। बिल्कुल पल्लवी जी, वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार ये डायग्राम देखो, मैंने, एक बार इधर देखो, मैंने तीन चीजें बताई थी ना, उन तीनों चीजों को यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक बार इसको समझ लो, एक बार इसको, पिछला कंसेप्ट तो याद होना चाहिए। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। अच्छा ये नीचे जो दिख रही है ना काली काली सी, इसका नाम बता दो मुझे मजा आ जाएगा। ये जो पतली सी लेयर दिख रही है काली काली सी, इसका नाम बता दो मुझे मजा आ जाएगा। अरे एस बी है, एस बी, कौन है, एस बी, और इसके नीचे कहीं मायोमेट्रियम है। अच्छा ये जो ऊपर टूट रही है बन रही है, टूट रही है बन रही है, कौन है, एस एफ है, बहुत बढ़िया। बीच में कौन है, हार्मोन, और ऊपर कौन है, ओवेरी। तो ध्यान से देखना, क्या शुरू में ब्लीडिंग फेज चलती है, तो ब्लीडिंग फेज में देखो एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, टूट रही है। अरे सर एंडोमेट्रियम क्यों टूटी, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम थे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम क्यों थे, क्योंकि सर इधर कॉर्पस एल्बिकेंस आ गई थी। चलो कॉर्पस एल्बिकेंस क्यों आ गई थी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। सब चीजें कनेक्टेड है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लो जाते हैं, एफएसएच बढ़ने लगता है। अरे सर एफएसएच बढ़ेगा तो, एफएसएच बढ़ेगा तो एफएसएच फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा, और डेवलपिंग फॉलिकल क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। और एस्ट्रोजन का काम ही क्या है, काम ही क्या है, एंडोमेट्रियम को बनवाना। तो देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन आया उसने एंडोमेट्रियम बनवाई, जैसे जैसे एस्ट्रोजन आया एंडोमेट्रियम बनवाई, और जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से एलएच सर्ज हुआ, एफएसएच भी बढ़ा लेकिन कम, और एलएच सर्ज होने की वजह से 14 डे पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी में कौन बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर ग्लैंड का डेवलपमेंट करा देगा, एंडोमेट्रियम को मोटी रखेगा, एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम, और ये दोनों और कम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे अगर कॉर्पस एल्बिकेंस बना देती है, तो सारे हार्मोन धड़ाम से चालू नीचे, और ये नया फेज हमारा ब्लीडिंग फेज चालू। समझ में आया। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं जिससे आपको हार्मोन की और चीजें क्लियर होगी। इधर देखो, यहां पे मैं वो टेबल बना रहा हूं, कृपया सब लोग इधर देखने की कष्ट करेंगी। मैं थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं ना, ये ब्लीडिंग फेज वगैरह ये सब आपको पता है। इधर देखो, ये टेबल बना रहा हूं, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था। यहां पे मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं वो अप्रोक्स लिख रहा हूं, अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पे जो मैं चीजें लिख रहा हूं वो अप्रोक्स लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान से देखेंगे। अगर 28 दिन का है, सब मेरे को बताएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, अरे डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, बिल्कुल सर 14 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कब होगा, एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कब होगा, एस्ट्रोजन जब सबसे ज्यादा कम होगा, बिल्कुल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एस्ट्रोजन हाई का मतलब मैंने पूछा है हाईएस्ट की बात करूंगा यहाँ पे, या तो मैं हाईएस्ट की बात करूंगा या लोवेस्ट की बात करूंगा, बीच की बात नहीं करा। तो एग्जैक्ट डे बताइए, बिल्कुल 13 जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट कब होगा, अरे प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट कब होगा, बोलो। अच्छा ये मत बताओ, चलो ये बता दो कि प्रोजेस्टेरोन लोवेस्ट कब होगा, प्रोजेस्टेरोन लोवेस्ट कब होगा, अरे 28वें दिन होगा ना सर, कॉर्पस एल्बिकेंस टाइम। तो अगर आपको प्रोजेस्टेरोन लोवेस्ट तो निकाल लोगे लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो हाईएस्ट पूछना हो तो 7 माइनस कर दो, हाईएस्ट पूछना है तो 7 माइनस कर दो, तो लगभग 21 या 22 डे को प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा होगा। मैंने बोला ये अप्रोक्स है, मैंने बोला ये अप्रोक्स है।
बोलिए क्लियर है। अच्छा ये बताओ, एफएसएच और एलएच कब ज्यादा होंगे? एफएसएच और एलएच कब ज्यादा होंगे? कब ज्यादा होंगे एफएसएच और एलएच? कब ज्यादा होंगे? बिल्कुल, अबाउट 14th डे, जब ओव्यूलेशन हो रहा होगा। अरे क्या सीख गए आप लोग? अरे क्या सीख गए आप लोग? अच्छा एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये आपको फिल करना है। मैंने अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर 22 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो बताइए डे ऑफ ओव्यूलेशन बताइए, डे ऑफ ओव्यूलेशन बताइए। अरे ये 14 कौन बोल रहा है? हे भगवान 14 मत बोलो प्लीज। इधर देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर, डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर निकालना है, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना दिन का दिया है उसमें से माइनस कर दीजिए 14। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का दिया है? 22 डेज का। 14 माइनस करेंगे तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या आएगा? 8 आएगा। चलिए बताइए एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कब होगा? एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कब होगा? बहुत बढ़िया, 7th डे। अच्छा बताइए प्रोजेस्टेरोन सबसे कम कब होगा? प्रोजेस्टेरोन सबसे कम कब होगा? 22 डे पर। बहुत बढ़िया। प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट कब होगा? प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट कब होगा? बिल्कुल अराउंड 15 डे पर। अच्छा एफएसएच और एलएच कब ज्यादा होंगे? एफएसएच और एलएच कब ज्यादा होंगे? अबाउट 8 डे पर। क्या बात है भैया, सब सीख गए क्या? ये आ तो गया तुमको हार्मोन में यार, और क्या चाहिए? बस यही तो, ये जो ऊपर ग्राफ बन रहा है मैंने, ये ग्राफ को तो नीचे बना दिया एक टेबल के फॉर्म में। बोलिए भाई। कनक जी प्रीवियस स्लाइड में क्या है? ये रही प्रीवियस स्लाइड। अच्छे से समझ में आ गया सबको? मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कर लेंगे? अच्छा मॉड्यूल कर रहे हैं ना, मैं होमवर्क नहीं देता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की तरह। बायोलॉजी वाले बेचारे क्या क्वेश्चन देंगे? तो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो करते रहिए आप। मॉड्यूल भी डिस्कस करूंगा लास्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी भी डिस्कस करूंगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की अपन देखेंगे, एक एक लाइन आपको समझ में आ रही होगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? बोलिए भाई। सबको समझ में आया ना? पहली बार इतने अच्छे से समझ में आया है? अच्छा है ना, समझ में आ गया ना? अब आप इसको घर जाके आज के आज, चाहे कितना ही जरूरी काम हो, आज के आज रिवाइज कर लेना, तो जीवन में नहीं भूलोगे। और अगर आज रिवाइज नहीं कर लिया तो धीरे धीरे पिक्चर ब्लर होती जाएगी, और इतनी ब्लर हो जाएगी कि नहीं पहचान पाओगे। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? बिल्कुल, वही तीनों चीज एक साथ ला दी। बोलिए भाई, समझ में आया क्या सभी को? अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर समझते हो? परफेक्ट चीज हमने पढ़ ली, परफेक्ट चीज हमने पढ़ ली। अब हम उससे रिलेटेड जो आम लोगों में जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं वो हम देखने को पढ़ेंगे अब उसको। पहला वर्ड है एमेनोरिया। ये ओरिया वर्ड जहां जाता है ना, ओरिया, इसके लिए हम, ये किसके लिए आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं रहेगी तो उसको हम बोलेंगे एमेनोरिया। तो याद करो, एक बार तो परमानेंटली बंद हो जाती है। एक बात करो, एक बार तो परमानेंटली बंद हो जाती है, याद करो। तो उसको तो मीनोपॉज बोलेंगे, वो अलग है। उसकी मीनोपॉज के पहले जब बंद होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमेनोरिया। क्या बोलेंगे? एमेनोरिया। नहीं आया समझ में? है ना? अब एक लड़की के जीवन में 8 से 10 साल की उम्र में, 8 से 12 साल की उम्र में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी लड़की की एज 16 साल या उससे ज्यादा हो गई है, 16 साल या उससे ज्यादा हो गई है और उसमें अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ है, तो इसको हम कौन सा एमेनोरिया बोलेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया। ये तो हो गई प्राइमरी की बात। अब मान लीजिए किसी का ब्लीडिंग फेज शुरू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया। अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रहा है कब? जब वो बन रही है मां। क्या बन रही है? मां। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होगी, कारण कुछ भी हो सकते हैं भाई। प्राइमरी एमेनोरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अपने को डिस्कस नहीं करने हैं, वो पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो अपने से नहीं पूछे जाते। सेकेंडरी एमेनोरिया पे आइए। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है?
कि जब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया हो, स्टेब्लिश हो चुका हो, तो अचानक उसके में बीच में टेम्परेरी अगर वो सीज हो जाता है, टेम्परेरी वो सीज हो गया, रुक गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये ध्यान सुनिए। अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई बेटा, तो क्या 9 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी क्या? हाँ सर। तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या? नहीं सर। तो एक बार जब मां बनेगी लड़की, तो 9 महीने तक उसके अंदर क्या नहीं आएंगे? पीरियड्स नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुअलाइजेशन नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, 9 महीने तो ये, और फिर वो 6 महीने तक क्या कराएगी? 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। अरे दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? और 6 महीने तक जब तक वो दूध पिलाएगी, तो उसके अंदर कौन हाई रहेगा? कौन हाई रहेगा? याद करो, पीआरएल, प्रोलेक्टिन। और जब पीआरएल हाई होता है ना, तो ये एफएसएच को और एलएच को कम करके रखता है। जब तक पीआरएल बॉडी में हाई रहेगा, एफएसएच और एलएच क्या रहेंगे? कम। और जब तक एफएसएच कम रहेगा, क्या फॉलिकल का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या ओवम बनेगा क्या? नहीं। तो मेरा आपसे सवाल, एक बार मां बनने पर कितने महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है? मैं आपसे पूछूं, किसी औरत के एक बच्चा है, तो उसका सेकेंडरी एमेनोरिया का पीरियड बताइए। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया। किसी औरत के एक बच्चा है, सेकेंडरी एमेनोरिया का टाइम बताइए। बिल्कुल 15 मंथ, बिल्कुल, कि 9 महीने प्रेगनेंसी के और 6 महीने लैक्टेशन के। इट इज नोन एज सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चों? बिल्कुल, है ना? ये कुछ टर्मिनोलॉजी और है बेटा, 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। अगर 8 साल के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रीसियस प्यूबर्टी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ध्यान सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग शो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग शो नहीं हो रही है, तो इसको बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोमेनोरिया। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो हल्का फुल्का पेन होता है फीमेल को। जब ये पेन, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाए, एक्सट्रीम पेन होने लग जाए, तो इसको बोलते हैं डिसएमेनोरिया। क्लियर? नॉर्मल ब्लड लॉस कितना था पर साइकिल? 50 टू 80 ml, 40 टू 80 ml था। अगर ये ब्लड लॉस 100 ml से ज्यादा हो जाए, 100 ml से ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं मेनोरेजिया। क्या बोलते हैं? मेनोरेजिया। अगर उसका एक महीने में एक से ज्यादा बार ब्लीडिंग हो, एक से ज्यादा बार ब्लीडिंग हो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर बढ़ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंट आए, तो इसको बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। ये सब डिजीज हैं बेटा, ये सब डिजीज हैं, है ना? अलग अलग डिजीज हैं, अलग अलग कई कारण हो सकते हैं रिया जी, कारण में हमें नहीं जाना है। अगर किसी भी फीमेल को इनमें से कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टर अपने अंदर दिखता है, तो उसे जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वही इसके बारे में आपको सही दवाई और सही राय दे पाएंगे। आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत सारी डिजीज जो हैं फीमेल में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम सबकी, लड़कों हो लड़कियां हो, लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हम 12-2 बजे तक जगते हैं, 9-9 बजे तक सोते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सब कुछ बेकार हो रहा है हमारे अंदर। तो ये सब डिजीज कोई भी कारण से हो सकती है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ना? जंक फूड तो बहुत कॉमन चीज हो गई, खैर ये तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी हमारी। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, तो बीमारी है ना, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, फिर वो इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई सभी को? ये याद कर लेना, इनसे पूछा नहीं जाता, इनसे जनरली कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना? एक बार आपके कंसर्न के लिए थी चीजें कि आप आसपास अगर कोई क्वेश्चन बैठ जाए गलती से, तो आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सके। क्लियर है यहाँ तक? है ना? चलिए इसके आगे हम कल देखेंगे, कल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और आप लोग मुझे कल याद दिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे आपको एक टेबल बनवानी है, मुझे आपको एक टेबल बनवानी है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, तो आप मुझे वो याद दिलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक भाई सभी को? अरे फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है ना उसमें, फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है, इसलिए वो क्लोट नहीं होता, इसलिए वो क्लोट नहीं होता।